पश्चिमी देशों के हथियारों पर रूस की यूक्रेन को सबसे बड़ी धमकी। यूक्रेन के डिसीजन मेकिंग सेंटर पर रूस करेगा हमला, दिमित्री मेदवेदेव ने कहा। पश्चिमी देशों के हथियारों को रूस के इलाकों में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने वार्निंग दे दी है। अब से थोड़ी देर पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का स्टेटमेंट सामने आया है। पेस्कोव ने कहा है कि जब तक यूक्रेन को लेकर सारे गोल्स अचीव नहीं हो जाते तब तक मॉस्को की लड़ाई जारी रहेगी। गोल्स कौन से हैं? पहला गोल है डीमिलिटराइजेशन, मिलिट्री गोल जिसे कहते हैं। दूसरा गोल क्या है? पॉलिटिकल गोल, जिसको वो डीनाजिफिकेशन कहते हैं। पॉलिटिकल गोल का मतलब क्या है? ज़ेलेंस्की को हटाना। एग्जैक्टली, ज़ेलेंस्की को हटाना। ये बताएंगे नहीं, लेकिन ये सच है। और तीसरा गोल क्या है? इंटीग्रेशन, यानी यूक्रेन को रशिया में मिलाना। वो शायद पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो ईस्टर्न पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। अब ये सवाल समझ से परे है कि आखिर रूस और क्या क्या अचीव करना चाहता है, क्योंकि अगर वो डोनबास की बात कर रहा है, मरियोपोल और खेरसोन की बात कर रहा है, तो वो उसके कब्जे में है। तो अब कौन से गोल्स बाकी हैं? ये जो मैंने आपको बताए। पुतिन इस जंग को कहां तक लेकर जाएगा, क्योंकि यूक्रेन के साथ रूस का भी नुकसान हो रहा है। दोनों देशों की इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की इकोनॉमी में 45% से ज्यादा तक गिरावट का अनुमान है। अब तक जंग से यूक्रेन को $500 अरब से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। यूक्रेन की पोर्ट सिटीज पर रूस का कब्जा है। यूक्रेन के अनाज गोदाम पर रूस का कंट्रोल है। उन्हें एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए कई देशों में अनाज का संकट पैदा हो गया है। एक रिपोर्ट कहती है कि अफ्रीकी देशों के साथ साथ दुनिया भर में 27.6 करोड़ लोगों पर भोजन का संकट गहरा गया है। अफ्रीकन कंट्रीज ने आज पुतिन से कहा कि प्लीज हमारी मदद करिए। उधर यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर 58,000 करोड़ से ज्यादा के सैंक्शन लग गए। ये रियल सैंक्शन है, 5800। बहरहाल ये नंबर को हम चेक कर सकते हैं। बट रूस के ऊपर जो सैंक्शंस लगे वो दो टाइप के सैंक्शंस हैं। एक है वो सैंक्शंस जो रियल हार्डकोर सैंक्शंस कंट्रीज ने लगाए। एक है वो सैंक्शंस जिसका जिक्र पॉल क्रुगमैन ने अपनी रिपोर्ट में किया, वो है सॉफ्ट सैंक्शंस। वो अपने आप कई देशों की जो कंपनीज हैं उन्होंने करा लिया। जैसे ईयू ने आज क्या बोला कि यूरोपियन पार्लियामेंट में हम किसी रशियन कंपनी को एंटर करने नहीं देंगे। सॉफ्ट सैंक्शंस इन्हें कहते हैं। सॉफ्ट सैंक्शंस का मतलब क्या है? मैकडॉनल्ड्स ने कह दिया पैकअप, जैगुआर ने कह दिया पैकअप, बोइंग ने कह दिया पैकअप। ये हैं सॉफ्ट सैंक्शंस। इन सैंक्शंस की वजह से रशिया की इकोनॉमी और करेंसी रूबेल बुरी तरह टूट गई है। हालांकि बाद में रूस की करेंसी ने रिकवरी की है और अब वेस्टर्न मुल्कों की तरफ से रूस को इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेट करने की कोशिशें हो रही हैं। क्या यूक्रेन वॉर में पुतिन आर्मी की पोल खुल गई? क्या वाकई रूस के टैंक्स बेकार साबित हुए? यूक्रेन जंग में रूस को कितना नुकसान हुआ? पुतिन को जंगी सनक की क्या कीमत चुकानी पड़े? 24 फरवरी को जब दुनिया ने यूक्रेन की तस्वीरें देखी तो लगा कि अब रूस को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि सैन्य ताकत में रूस और यूक्रेन का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन तमाम मिलिट्री एक्सपर्ट्स और वॉर पंडित्स के दावे हवाई साबित हो गए। यूक्रेन 100 दिन से जंग में टिका हुआ है। रूस को गोल पोस्ट चेंज करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अब रूस के पास यूक्रेन की 20% जमीन है, लेकिन यूक्रेन और वेस्टर्न इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस को इसके लिए सैन्य मोर्चे पर काफी कुछ गंवाना पड़ा। यूक्रेन की सेना का दावा है कि 100 दिन में रूस के करीब 31,000 जवान मारे जा चुके हैं। 1367 टैंक्स, 210 प्लेन, 175 हेलीकॉप्टर, 675 आर्टिलरी सिस्टम, 535 ड्रोन्स और 121 क्रूज मिसाइल खत्म हो चुकी है। इतना ही नहीं, रूस के मॉस्को समेत कुछ और वॉरशिप्स भी जंग की भेंट चढ़ गए। हालांकि यूक्रेन के इस दावे पर रूस कमेंट नहीं करता, मगर वेस्टर्न कंट्रीज का भी मानना है कि रूस को नुकसान तो जरूर हुआ है। उसके 15,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। नोट करने वाली बात तो ये भी है कि पुतिन ने 9 मई को रूस के विक्ट्री डे के मौके पर जवानों के शहादत की बात कबूली थी, उन्हें श्रद्धांजलि तक दी थी। हमारे हर एक सैनिक और अधिकारियों की मौत से हमें गहरा दुख है।
और उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। वैसे जिस दिन से यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपनी सेना को भेजा, उसी वक्त से अमेरिका समेत बाकी दूसरे देशों ने रूस पर आर्थिक चोट करना शुरू कर दिया, तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से रूस पर अभी तक 5,800 से ज्यादा सैंक्शंस लग चुके हैं। अमेरिका ने सबसे ज्यादा 1,144 प्रतिबंध लगाए हैं। 4800 से ज्यादा रूसी नागरिकों पर बैन लगाया गया है। 562 इंस्टीट्यूशन और 458 कंपनियों को प्रतिबंध के दायरे में रखा गया। कई विदेशी कंपनियों ने रूस में अपना कारोबार तक बंद कर दिया। यूरोपियन यूनियन भी धीरे धीरे रूस से तेल और गैस खरीदना बंद करेगा। स्विफ्ट पेमेंट से रूस के कई बड़े बैंकों को भी बाहर कर दिया गया। वैसे रूस के खिलाफ सैंक्शंस तो 2014 से ही जारी है, लेकिन इस बार यूरोप और अमेरिका एकजुट होकर रूस को आर्थिक तौर पर आइसोलेट करने यानी अलग थलग करने का मन बना चुके हैं। अगर बैंकों की बात करें तो अमेरिकन एक्सप्रेस, डॉयचे बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका जैसे नामचीन बैंकों ने भी अपने ऑपरेशंस को रूस में रोक दिया, जिससे रूस को आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा धक्का भी लगा। लेकिन इस सब के बाद भी रूस जंग की जिद पर कायम है। किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि अब आगे क्या होगा। बड़ा सवाल तो यह है कि अब हु ब्लिंक्स फर्स्ट, कौन सबसे पहले, और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर नेगोशिएशन के लिए कौन किसको आगे लाएगा, क्योंकि अमेरिका तो हथियार पे हथियार दिए जा रहा है। हां, यह गारंटीड है कि कभी भी इस युद्ध में एक भी बार अगर रशिया को यह लगा कि उसकी टेरिटरीज के ऊपर यूक्रेन का डायरेक्ट अटैक हो चुका है, बावजूद इसके कि ऐसे इंफॉर्मेशन थी कि बेलगोरोड में उसने अटैक किया था, तो फिर इस युद्ध का दायरा एकदम बदल जाएगा। आप जानते हैं, हम लोग सभी लोग मॉस्को को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मॉस्को को लेकर ये हो गया, वो हो गया। आज पैसिफिक में रशिया के एक नहीं, दो नहीं, 40 वॉरशिप है। हालांकि वो यूक्रेन से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि उनकी फायर पावर का अभी उन्होंने 10% इस्तेमाल नहीं किया। अब आपको दिखाते हैं कि 100 दिन की जंग में अब तक क्या कुछ हुआ है, जंग की टाइमलाइन क्या कहती है। सीधे प्ले ऑन करें। 24 फरवरी, जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, तड़के रूस ने यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, वॉर नहीं, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। यह भी इंफॉर्मेशन आई कि कई रशियन सोल्जर ने कहा कि हमें तो पीस कीपिंग फोर्स की तरह भेजा गया था। तो फिर यह कहां से शुरू हो गया? अगली चीज जरा ध्यान से देखें, वो ये है 4 मार्च ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जे के लिए पहुंची रूसी सेना। आज भी उनका कब्जा है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। 12 मार्च कीव की तरफ 64 किलोमीटर लंबा रूसी काफिला पहुंचा। वहां पर उन्होंने अपने फ्लड गेट्स खोल दिए। फ्लड गेट्स, बूचा में तबाही, इरपिन में तबाही, हर तरफ तबाही, और फिर वो पलट गए। ये एक डायवर्जन था। 19 मार्च मारियोपोल के थिएटर पर मिसाइल से हमला होता है। मारियोपोल, सी ऑफ एज़ोव। 2 अप्रैल कीव के पास बूचा में नरसंहार की दर्दनाक तस्वीरें आती हैं, तब जब वो लोग वापस चले जाते हैं। फिर 18 अप्रैल डोनबास में रूसी सेना का दूसरा फेज का ऑपरेशन शुरू होता है। फिर क्या होता है इसके बाद? तुरंत चेंज करें। 17 मई मारियोपोल पर रूसी सेना का कब्जा हो गया। अमेरिका ने 19 मई को यूक्रेन को $40 बिलियन की मदद का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने 40 बिलियन, सेनेट ने पास भी कर दिया। 31 मई रूस का डोनबास के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा हो जाता है। ये सीधे सीधे चीजें आती हैं। यूक्रेन में 3 जून में मॉस्को की लड़ाई जारी रहेगी, क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा। नेक्स्ट चेंज करें। ये जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से टाइमलाइन में हर दिन एक नया एडिशन हो रहा है। और एक चीज तो आप भूल ही गए, वो थी विक्ट्री डे। बहुत ही क्वाइट रहा, कुछ नहीं हुआ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।